नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आपका स्वागत है मन की बात में। हम निरंतर युवाओं को संदेश दे रहे हैं एक जीवन निर्माण का, एक आदर्श जीवन निर्माण का, क्योंकि हमारे युवा किसी न किसी कारण से भटके हुए हैं या किसी न किसी कारण से उनके पास एक निश्चित दिशा नहीं है। तो उसी दिशा को निर्धारित करने के लिए हम लेकर के आते हैं इस मंच पर बहुत उम्दा और बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत, व्यक्तित्व के धनी, और उसी कड़ी में हमारे बीच आज दीपक कौशिक जी विराजमान है। आप जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चाहूँगा सर आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों का स्वागत करें। आपका ये बहुत अच्छा प्रयास है कि आप लोगों को बुला रहे हैं और उनके विचार उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो भविष्य आपका उज्जवल रहे, यही कामना करता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बता देना चाहूँगा दीपक कौशिक जी चित्रकार हैं और मैं कहूँगा राज्य के साथ साथ पूरे राष्ट्र में इनकी चित्रकारी का बहुत नाम है। आप जी व्यंग्यात्मक कार्टूनिंग करते हैं जिसके लिए आपको बखूबी रूप से जाना जाता है, और इसके साथ साथ तमाम जितनी चित्रकला विधाएं हैं उनमें बच्चों को ज्ञान देते हैं। और विशेष रूप से मैं बता देना चाहूँगा आप जी को गुरुजी के माध्यम से संबोधित किया जाता है आप जी के शिष्यों द्वारा। मैं चाहूँगा सर आप अपना व्यक्तिगत जीवन और थोड़ा सा आपका जो जीवन रहा है उसका थोड़ा सा सारांश आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। अभी जैसे आप जीवन की बात कर रहे हैं तो जीवन के अंदर कला आई क्यों जी, और उस कला को फिर निरंतर रखा कैसे। जी जब मैं स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो कक्षा दूसरी के अंदर ही जी मुझे ये पता था कि मेरे को इसी क्षेत्र में रहना है, जी, और मेरे माता पिता ने भी मुझे इस क्षेत्र में रहने के लिए खूब प्रमोट किया। यानी मुझे मटेरियल्स चाहिए वो दिया, अन्य जो भी सुविधाएं मुझे चाहिए थी इस क्षेत्र में रहने के लिए वो दी गई। उसके बाद चंडीगढ़ ललित कला महाविद्यालय में बैचलर और मास्टर डिग्री करी जी, और फिर निरंतर कुछ न कुछ नया सीखने की ललक आज भी सीख ही रहा हूँ। बिल्कुल। जहाँ से कुछ अच्छा ग्रहण करने को मिलता है वो सीख कर और फिर समाज को वो किस तरीके से बेहतर ढंग से परोसा जा सकता है, बिल्कुल उसका प्रयास करता रहता हूँ। जी बिल्कुल। आप जी का काम मुझे लगता है परिचय का मोहताज नहीं है। लगभग दर्शक हैं वो जानते होंगे कि दीपक कौशिक जी का जो चित्रकला विधान है वो बहुत फेमस है हम सब में। और इसी के साथ सर मैं चाहूँगा क्योंकि हमारे युवा जो कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पाती, तो वो अपनी इस कला को दबा देते हैं या पेरेंट्स द्वारा जो है इस कला को दबा दिया जाता है। हम चाहेंगे सर जो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं कलाकार युवाओं के, तो उन प्रश्नों को बारी बारी से हम आपसे पूछना चाहेंगे सर। सबसे पहला प्रश्न है, क्या कला में कोई भविष्य है? देखिए, कला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, यानी भविष्य सुनहरा है। जी सर। कुल मिला के देखा जाए तो जो परिवार हैं, माता पिता हैं, वो उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। बिल्कुल। उनको ये लगता है कि अगर बच्चा ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग टीचर ही बन जाएगा। जी। अगर सही में देखा जाए तो हम जो आर्ट जिसकी बात करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जी, तमाम चीज़ें आर्ट्स ही डिजाइन करता है। उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर वो हमारे बीच पहुंचती है। बिल्कुल। अभी चित्रकला के क्षेत्र में चित्रकला एक विषय हो सकता है, मूर्तिकला है, प्रिंट मेकिंग है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, अप्लाइड आर्ट है, और इसके अलावा जैसे आर्किटेक्चर है, टॉय डिजाइनिंग है, बिल्कुल सर, फैशन डिजाइनिंग है। यानी कि हर क्षेत्र में यानी कि ड्राइंग्स आपको चाहिए। यानी कि विश्व के अंदर इतनी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में कि अगर आप सही दिशा में रहकर अगर काम करते हैं तो आपको सफलता इतनी ज़बरदस्त मिल सकती है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल। क्योंकि कला को लेकर के पेरेंट्स में खासकर ये एक मिथ है कि कला के अंदर सिर्फ अगर आपने ब्रश चलाना सीखा तो आप पेंटर ही बनोगे। मुझे नहीं लगता कि आम जन के बीच पेंटर से आगे सोच जा रही है किसी की। तो मैं चाहूँगा कि आप तक शायद ये संदेश पहुँच चुका होगा। और सर इसी के साथ जो हमारा एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि मैं हमेशा मानसिकता पर बल देता हूँ और मानसिक तत्वों को समझने का प्रयास करता हूँ। एज ए आर्टिस्ट हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, एज ए आर्टिस्ट यानी कि किसी भी विधा का कोई भी कलाकार है जी, उसका सबसे पहला धर्म जो है समाज को वो क्या दे रहा है। जी,
अगर उसकी कला से समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिल रहा जी तो उसका कलाकार होने का मैं मानता हूँ कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी यानी कि भगवान ने आपको एक हुनर दिया है और वो आपको समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए क्या बेहतर दे सकता है, जी इसकी कल्पना यानी कि हर क्षण आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप अच्छे राइटर हैं तो आप ऐसी बातें लिखिए जो समाज का चिंतन हो, जिसमें आप अच्छे पेंटर हैं तो वो चीज़ें पेंट करें जिससे समाज में कुछ सकारात्मक चीज़ें जाएं। बिल्कुल। आप अच्छा नाटक करते तो ऐसे नाटकों का मंचन करें जिससे लोग देखें और कुछ न कुछ सीखें। जी, तो एक अच्छे कलाकार का समावेश इस प्रकार का होता है, वो समाज के लिए काम करे। मुझे ऐसा लगता है आपके इस पूरे वक्तव्य का यदि सारांश मैं बताऊं, जो कलाकार समाज के लिए काम करता है उसकी मानसिकता एक स्थिर मानसिकता है और एक सुंदर मानसिकता के साथ वो इस समाज को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से डिज़ाइन कर सकता है, क्योंकि कलाकार क्रिएटर है। और सर एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कलाकार एक गॉड है, एक भगवान है, क्योंकि भगवान भी क्रिएट करता है और एक कलाकार भी क्रिएट करता है। उसी श्रेणी से यदि आप हैं, आप एक कलाकार हैं, तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें और उचित निर्देश लेकर के अपना कला अध्ययन जारी रखें। इसी के साथ सर एक प्रश्न हमारा रहेगा, क्योंकि सर आप जी कार्टूनिंग में बहुत अच्छी पकड़ आपकी है, निरंतर आपकी बहुत सारी एग्जीबिशन लगती है। यहाँ एक बात आती है सर कि जिस प्रकार से राजाओं के दरबार में तानसेन जी गाया करते थे, तो ये कहा गया कि दरबारी गायक हैं। तो क्या जो कार्टूनिंग आप कर रहे हैं वो किसी एक सरकार के लिए है या फिर पूरे समाज के लिए है? ये इस प्रकार की कुछ बातें ऐसी हैं सर, क्योंकि बोल दिया जाता है कि आप दरबारी कलाकार हैं, तो इस बात को लेकर के आप कितना श्योर हैं या इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, जो आपने बात कही कि जैसे कि दरबारी कलाकार की राजा को खुश करने के लिए जो लोग काम करते थे, बिल्कुल सर। यानी कि अगर सही आप भाषा इस्तेमाल नहीं करते तो मैं कर देता हूँ, यानी कि उनको चाटुकार शब्द इसके लिए पर्याप्त रहेगा। बिल्कुल। और जो आपने मेरे ऊपर जो ये बात रखी कि आप कर रहे हैं, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के अंदर शराबबंदी की थी जी, और जब मेरी आयु मेरे ख्याल से 18 या 20 साल होगी, तब मैंने शराबबंदी के विरुद्ध एक अभियान चलाया था और हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मैंने कार्टून एग्जीबिशन की थी। जी, वो मेरी एक सोच को समर्थन था, यानी कि अगर बंसीलाल जी सरकार को बंद कर रहे हैं और मैं एक एज ए आर्टिस्ट क्या सोचता हूँ और उसका क्या समाज में फ़ायदा हो सकता है, जी, उसका फ़ायदा भी बड़ा अच्छा मिला। एक जिक्र आपको बता रहा हूँ कि रोहतक की एग्जीबिशन थी मेरी, तो उसमें जब लोग देखने आए तो एक व्यक्ति ने सुझाव पुस्तिका में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था जी, कि मैं आपके ये चित्र देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं आज तक भी, यानी कि वो शराबबंदी के दौरान तक भी जी, कहीं ना कहीं से शराब पी रहा होगा, मगर उसने ये निश्चय किया कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। आपकी एग्जीबिशन देखने के बाद तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरा एक उठाया हुआ कदम था वो एक सार्थक कदम था। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं अगर एक जीवन को सुधार पाया है जी। तो। और दूसरी बात, मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि मैं नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं पर कार्टूनिंग करता हूँ। जी, अब आर्टिस्ट देखता है, चीज़ों को समझता है और फिर उसके बाद वो अपनी कल्पना को एक रूप देता है। जी, जैसे धारा 370 का प्रश्न आया, जब वो हटी तो मैंने उस पर एक पूरी एक सीरीज की, कार्टूनिंग का आपका पूरा कार्टूनिंग की सीरीज था। की, और मैंने यानी कि उसके एग्जीबिशंस किए। शायद इंडिया में एक पहला आर्टिस्ट था मैं जिसने धारा 370 पर लगभग 65 के करीब पेंटिंग्स तैयार जी, की थी। जी, अभी मेरे कुछ मित्र भी रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका जो मैं बातचीत करता था धारा 370 से पहले कि किस तरह की स्थितियां थी, विकास की दृष्टि लगा लो आप, जी, यानी कि आतंकवाद एक सबसे बड़ी पीड़ा है। बिल्कुल, अभी हाल ही में जो घटना हुई वो यानी कि दिल दहलाने वाली थी। ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने एक सीरीज कर दिया। अब बताओ कि वो तो एक पॉजिटिव मैसेज है ना। बिल्कुल, यानी कि मेरी कलम यानी कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं को समर्पित हो सकती है। पर्टिकुलर अगर ये इसका विपरीत कर दिया जाए, अगर इस मोदी की जगह राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हों और वो तमाम तरह की ऐसी ही सोच के साथ जी, देश का चिंतन लेके वो चलें, तो मैं उनके लिए काम करने के लिए बड़े खुले मन से तैयार हूँ। मेरे लिए यानी कि पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी है
ये अमित शाह है और ये कांग्रेस है। अगर कांग्रेस भी इस तरह की सकारात्मक सोच के साथ, जो यानी कि देश को आगे ले जाने की जिसकी कल्पना हो, जी अगर वो काम करती है तो मुझे कोई परहेज, यानी कि आर्टिस्ट यानी किसी चीज़ में बनता नहीं है, मगर ये कहीं ना कहीं बात लोग कह देते हैं कि आप तो केवल भाजपा के लिए काम करते हो, आपकी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, भाजपा प्रकाशित करती है, जी तो वो उनके विचार हो सकते हैं। मैं तो खुले मन से कहता हूँ कि अगर सरकारें चेंज होती रहती हैं, कल को अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और वो इस तरह के मजबूत और देश हित में जो निर्णय हैं अगर वो ले सकती है, अगर वो लेगी, तो मैं उनके लिए भी काम करने के लिए बिल्कुल। तैयार यानी कि आपके जो कार्टून हैं वो वास्तविकता को समर्पित हैं। हूं। यानी कि मेरा ये है कि मेरे जो कार्टून्स हैं वो एक सोच को समर्पित है। बिल्कुल यानी जैसे आतंकवाद है, ये पीड़ा है। बिल्कुल। अब पीड़ा जब अभी जैसे कि कोविड आया, जी कोविड में लोग इतने डरे हुए थे कि यानी सहमे हुए थे, तब हमने क्या किया कि डेली एक कार्टून पॉजिटिव जो यानी कि लोगों को हंसाए, एनर्जी दे, जी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम भेजना शुरू किया। जी और ये अभियान मैंने शुरू किया, बाद में यानी मेरे कॉलेज ऑफ आर्ट के कुछ अन्य मित्र भी थे। ऐसा ऐसा करते हैं लगभग 7-8 राज्यों के जी कलाकारों ने एक मुहिम शुरू कर दी है। यानी कि सुबह सुबह यानी कि 6-7 पॉजिटिव कार्टून्स सर्कुलेट हो जाते थे। जी यानी कि बड़ी सीरीज लगभग 25-30 दिन हम लोगों के बीच में इस माध्यम से रहे। अब उस टाइम तो सरकार भी बिल्कुल कोई, बिल्कुल मोदी को हमने हाईलाइट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। हम कोविड के साथ लड़ रहे थे, हमारे पास उस तरह के संसाधन नहीं थे, मगर कलम थी। जी कलम के माध्यम से हम यानी कि लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते थे। बिल्कुल। यानी मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है अगर उस सोच में सकारात्मक दिशा है तो यानी मेरी तुलिका उस दिशा में सदैव चलती रही। चलेगी, ये आपका संदेश है। यानी कि जब लॉकडाउन हुआ, जी। जब लोग घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे, जब हमने सरकार से परमिशन लेकर जींद की जो मुख्य सड़कें थी, आपने देखा भी है, बिल्कुल, मैंने करीब से आपके उस काम को देखा है। वो हमने पेंट किया बिल्कुल लगभग 6,500 स्क्वायर फुट एरिया, जी जिसमें यानी कि आर्थिक मदद तो कहीं से मिलनी थी नहीं, सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। परमिशन देने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जी तब हमने वो पैसा भी लगाया, लोगों को अवेयर किया, उसके बाद लाइव पेंटिंग के काफ़ी सारे प्रोग्राम किए। यानी कि मेरा इतना ही मानना है कि एक कलाकार का चिंतन देश हित में और समाज हित में पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपकी कला यानी कि किसी काम की है ही नहीं। यानी जी। कि आप कमर्शियली आर्टिस्ट हो, बिल्कुल आपको अगर धन मिलेगा तो आप काम करोगे, उसके अलावा आप काम नहीं करोगे। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, जैसे लता जी, जी यानी कि उनसे बड़ा तो कोई बिल्कुल गायक विश्व हुआ ही धरोहर के रूप में उनको स्वीकार अभी किया अगर गया। उनको पढ़ा जाए और सुना जाए तो उन्होंने भी कई अपने गाने, कई अपने शो देश के लिए, यानी कि जो उससे धनराशि इकट्ठी होगी वो राष्ट्रीय कोष में चली जाएगी। बिल्कुल ये समर्पण यानी जब तक कलाकारों के बीच में नहीं होगा, यानी कि हम पेट भरने के लिए ठीक है कि धन कमाते हैं, उससे पेट भरता है, मगर जो समाज का पेट भरेगा यानी कि वो कैसे भरेगा? यानी कि हम जो आर्टिस्ट हैं वो परोसेंगे ना वो चीज़ें। बिल्कुल आप अच्छे राइटर हो, लिखो ना बढ़िया बढ़िया चीज़ें, बिल्कुल समाज को दो, युवा पीढ़ी को दो कुछ नया। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं है। यानी कि कलाकार, यानी कि कलाकार कोई भी काम करे वो समाज हित में हो और समाज हित और देश हित यानी कि उसके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप जी ने कहा कि आप जी की तुलिका, आप जी का जो विषय है चित्रकला, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो सार्थकता के साथ है, वो सत्यता के साथ है। जहाँ सत्यता नज़र आएगी वहाँ आप जी की कलम वहाँ चलेगी और एक अच्छे से कार्टून के रूप में वो उभार करके जो इनके विचार हैं वो समाज को दिखेंगे। और बात हुई कोरोना टाइम की, मैंने बड़ा करीब से आप जी के काम को देखा है। बहुत बड़े बड़े चित्र पूरे शहर में थे और जब कोई वहाँ से निकलता था या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे हम उन चित्रों को देखते थे, बड़े फ़नी मोमेंट में हम लोग ये महसूस कर पा रहे थे कि ये कोरोना जो ये बीमारी है ये बहुत छोटी बीमारी है और हंसी खेल में हम लोग इसको निकाल देंगे। आप जी के कार्टून ने बहुत प्रोत्साहित किया है लोगों को। इसी के साथ सर एक आपसे प्रश्न भी रहेगा जो हमारे पास आया है। परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट में किस प्रकार का अंतर है और हमें किस प्रकार से इनको समझना चाहिए सर? देखिए वही बात है जो मैं अभी पहले कह रहा था, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट।
ये एक ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति के मन पे, दिमाग पे और दिल पे जी सीधा असर डालते हैं। बिल्कुल फिर घूम फिर के वही बात आएगी कि आप यानी कि क्या दे रहे हैं समाज को, आप क्या दे रहे समाज, यानी कि व्यूवर्स जो दर्शक है। मान लो कि अभी हम थिएटर कर रहे हैं, यहाँ पे नाटक कर रहे हैं जी। और सामने दर्शक बैठे हैं, तो हमसे क्या लेके जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट विषय है। हैं? जी अभी जैसे कि आप विजुअल आर्ट की बात कर रहे हो और परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहे हो, अभी हरियाणा की ही बात ले लें, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट, अभी हमारा हरियाणा का कल्चर यानी कि इतना शुद्ध था, उसके अंदर इतनी ज़्यादा अशुद्धियाँ यानी कि आज वर्तमान में जो डलती जा रही हैं। अभी जैसे कि मैं एक वो हरियाणवी डांस करती है एक लेडी, उसका नाम लेना चलो उचित नहीं है, मगर उस डांस को देखकर जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ उसी तरह के एक्शन कर रही हैं, बिल्कुल वो हमारी यानी कि डांस फॉर्म का यानी कहीं भाग है ही नहीं। हरियाणवी नृत्य के अंदर एक शुद्धता है, जी एक खुशबू है, एक महक है, बिल्कुल और जो वो परफॉर्मेंस यानी कि टीवी पर आप पूरे परिवार के साथ उस कार्यक्रम को देख ही नहीं सकते, वो चल रहा है। तो हमारे छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल की जो बालिकाएं हैं, वो जब उस नृत्य को करती हैं तो आप क्या देखोगे, बिल्कुल ये कमी आई ना। बिल्कुल ये कमी कहाँ से आई, किसने परोसा, हम ही लोगों ने परोसा ना। बिल्कुल हमने देखना शुरू किया, उसकी टीआरपी बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी, उसके कार्यक्रम मिलने शुरू हुए। अब उसकी छाप 50,000 बच्चों से पर 20,000 यानी कि लाख, 2 लाख, 5 लाख, यानी उसकी परफॉर्मेंस का ही इतना पैसा मिलने लगा। बिल्कुल, तो बच्चों को वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मैं वही कह रहा हूँ, विजुअल जो आप देखते हो, टीवी पे कोई ऐड देखते हो आप, जी आपने किसी प्रोडक्ट की ऐड देखी, उस ऐड को यानी कोई एक बड़ा स्टार कर रहा है, आपको लगेगा अगर ये प्रोडक्ट मैं यूज करूँगा तो मैं ऐसा ही हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये एडवर्टाइज मगर ये क्या है, विजुअल का इफेक्ट है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल आपके दिमाग पे सीधा अटैक करता है, ये बड़ी बात है। जी यानी कि जैसे कि हमारी जो संस्कृति रही है, हरियाणा की कल्चर, जैसे आप सांझी पर काम करते जी हैं, अब सांझी हमारी एक लोक कला है। बिल्कुल, अब उस लोक कला को लुप्त होने के लिए कितने वर्ष लगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष के अंदर वो हरियाणा के अंदर से लुप्त हो गई। बिल्कुल उसके पीछे कारण क्या है, हम लोग हैं, हम उस कला को करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल आज हम गूगल पे सर्च करते हैं कि सांझी कैसी होगी, तो सांझी कुछ इमेज आती है, यानी कि डिफरेंट स्टाइल के अंदर सांझी, यानी उसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो गया। जो नई पीढ़ी, अभी आपके बाद की पीढ़ी जो सांझी को समझेगी, वो क्या समझेगी, उसका स्वरूप ही चेंज हो कॉन्सेप्ट चुका पूरा होगा। चेंज हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमारी जितनी भी कलाएं हैं, बहुत सारी लोक कलाएं हैं जो हरियाणा के अंदर अलग अलग तीज त्यौहार पे होती थी, वो ख़त्म होती जा रही हैं। बिल्कुल सर। अभी अगर सही मायने में देखा जाए, विजुअल की बात करें, परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, तो अभी जैसे शादियाँ होती थी, शादियों के अंदर गीत गाए जाते थे, जी आज क्या आ गया, पेन ड्राइव आ गया ना। हाँ, पेन ड्राइव में ही चलता है सारा। पेन ड्राइव में हाँ। पूरा वो सॉन्ग चलते हैं जिसका आधार यानी कि उस विवाह से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। बिल्कुल नहीं तो जब भाती आते थे उस टाइम जो गीत गाए जाते थे उनकी एक गरिमा अलग से होती थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी डीजे पे गाना बज रहा है अलग से, भाती आए हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि ये एक दूसरे से मिल ही नहीं रही चीज़ें। जब नहीं मिल रही, नई पीढ़ी देख रही है, हाँ ऐसा ही होता होगा, तो ऐसा होते 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 जो हमारी संस्कृति का यानी कि विनाश हो रहा है, बिल्कुल उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम लोग हैं ना। बिल्कुल हम लोग अपनी यानी कि पढ़ाई करना, पढ़ना एक अलग विषय है, अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। बिल्कुल सर। यानी कि अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, कला, संस्कृति और संस्कार, सबसे पहले जब जन्म हुआ कला का, जी उसके बाद संस्कृतियाँ डेवलप हुई, फिर जब संस्कृतियाँ डेवलप हुई तो संस्कारों का भी जन्म हुआ कि भाई ये चीज़ पूजा पत्ती के लिए, यहाँ पे आपको हाथ जोड़ने, यहाँ पे आपको फूल चढ़ाना, यहाँ पे ये करना, उसका एक विधान बनना शुरू हो गया। वर्तमान स्वरूप में क्या है, बहुत सारी चीज़ें यानी कि मिसिंग होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। और हरियाणा के अंदर यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मैं ये मान सकता हूँ कि 10% हो सकता है कि कहीं चीज़ें बची हों। मुश्किल से 10% है सर, वरना तो गांव में भी लगभग संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, ये देखने को मिल रहे हैं हमें अभी स्पष्ट। शहर में तो दुर्भाग्य इतना बड़ा हो गया है कि जब आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत सारी लोक कलाएँ अलग अलग तीज और त्योहारों पर, यानी कि फोक आर्ट जिसको कहते हैं, कि जो हमारी माताओं को पता थी
जो गेरू से जमीन पर और दीवारों पे होती थी, जी। जिसको भित्ति चित्रकारी कहते थे, बिल्कुल। आज उसका स्वरूप क्या चेंज हो गया है? आज 5 रुपये का पोस्टर आ गया है, वो चिपकाया, बात खत्म। बिल्कुल। यानी कि जो मेरा बालक है, अगर मैं पोस्टर लगा रहा हूँ तो क्या दिखेगा कि ये ही हमारी सनातन परंपरा है। संस्कृति का स्वरूप ही वैसा उनका बन जाएगा। बिल्कुल सर। अभी जैसे कि रक्षाबंधन से पहले घर के बाहर ध्यान हो तो आपको वो सीताराम का एक लिखते थे। बिल्कुल सर। अभी क्या आया? अभी देश के अंदर यानी कि हो क्या रहा है, संस्कृति में परिवर्तन क्या हो रहा है कि देश तो, भारत तो पहले सोचे या ना सोचे, मान लो जो हमारा पड़ोसी मुल्क जैसे चाइना है, चाइना ने स्टिकर निकाल दिया, 10 रुपये में 20 स्टिकर निकाल दिए। लोगों सोचा बड़ी आरामदारी है, राम सीता के स्टिकर लगाओ, दीवार भी ख़राब नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। जी। जबकि पहले उसको गेरू से लिपा जाता था, फिर उस पर राइटिंग होती थी, फिर उस पर चावल चढ़ाए जाते थे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो संस्कार थे, वो सब मिसिंग होते जा रहे हैं। तो कला और संस्कार यानी कि ये कह सकते हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। अगर हम अपनी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं तो हम हमारी कलाओं को नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लोक कलाएँ यानी कि जो आज आधुनिक कला है उसका यानी बेसिक है लोक कला। अगर लोक कला ही ना होती तो कला की उत्पत्ति ना होती। बिल्कुल। आज जिस हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न आर्ट की बात कर रहे हैं, शायद वो भी उत्पन्न ना होती। बिल्कुल सर, क्योंकि आधार हमारी प्राचीन संस्कृति ही है। प्राचीन संस्कृति है। बिल्कुल। मैं यानी कि खुद एक शिक्षक हूँ, यानी बहुत सारी बातें मैं अपने स्टूडेंट से कर लेता हूँ टाइम टू टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है, कि भैया इस तरह की कलाएँ अपने घरों में जब तक आप नहीं करोगे तो आपकी नई, अभी कई बच्चों से जैसे बात करता हूँ, किसी की दादी गांव में रहती है उसको तो पता है, किसी की नानी है उसको पता है, मगर चाची आई हुई है उसको नहीं पता कि ये किस तरह से होती है चीज़ें, उसने देखा ही नहीं है वो। तो रीति ये रिवाज। दिखाना, यानी कि जो आप बात कर रहे थे ना कि इफेक्ट कैसे डलता है, जी। यानी विजुअल का और परफॉर्मिंग का जी। सीधा सीधा इफेक्ट डलता है, यानी कि आपके दिमाग के अंदर सीधी बात वो अटैक करती है। जब तक हम शुद्ध रूप से चीज़ें नहीं परोसेंगे, अशुद्ध रूप से परोसेंगे, तो अशुद्ध का मतलब क्या है, यानी कि अभी यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे अशुद्ध चीज़ें डाल देने, गंदगी बदबू शुरू हो बिल्कुल, जाएगी ना। मिलावटी जो है। बिल्कुल। अब वही तो हमारे यानी कि समाज के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, हमारी कला के अंदर वर्तमान जो स्थिति है बिल्कुल, उसमें इतना अशुद्ध वातावरण हो गया है कि वो शुद्ध चीज़ें ढूंढने से नहीं मिलती। बहुत नीचे दब गई है कहीं ना कहीं, और ये बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारी जो वास्तविक संस्कृति है, जो वास्तविक भारतीय संस्कृति है, बिल्कुल हमें मॉडर्न होना है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमने बहुत तरक्की करनी है, अपने देश को बहुत आगे तक लेकर के जाना है, लेकिन मेरा मानना है सर कि हमें अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए। हमारी संस्कृति बैलगाड़ी से लेकर के आज जितनी तमाम बड़ी बड़ी ट्रेन चलती हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। यदि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो और भी आगे जितना हम लोग कर पाएंगे वो और बेहतर तरीके से हो पाएगा। अभी आप जी ने बात की ग्रामीण संस्कृति की। ग्रामीण संस्कृति में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे सर जो समाप्त तो हो ही गए हैं, लेकिन अगर उनका प्रभाव हम देखें तो जैसे आजकल एक प्री वेडिंग चलता है, मतलब पूरी शादी को क्रिएट किया जाता है, सॉन्ग चलेंगे, लेकिन ऐसा ही विधान हमारी शादियों में था। आप जी ने बताया यदि भात के लिए कोई भाई आया है तो उसके अलग से गीत थे। वो पूरा इवेंट क्रिएट हो रहा है, पूरा गांव भात के दृश्यों को देख रहा है। यदि घोड़चड़ी हम लोग बोलते हैं सर हरियाणा में, यदि घोड़चड़ी हो रही उसके गीत अलग थे, वो गीत जब गाए जाएंगे पता चल रहा है दूर दूर तक कि हाँ कोई दूल्हा ऐसे घोड़ी पे बैठ करके चल रहा है। तो वो एक पूरा मुझे लगता है एक पूरा क्रिएट किया गया बहुत अच्छा समारोह हुआ करता था, जिसको आजकल शायद डीजे का जो आविष्कार हुआ है या जो पेन ड्राइव का आविष्कार हुआ है उसने कहीं ना कहीं हमारी उस वास्तविक संस्कृति को छुपा दिया है। यानी कि ये होगा कि अभी तो ये संस्कृति लुप्त हो रही है, फिर लोग इस पर रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, फिर वो ढूंढेंगे चीज़ें, वो आधी अधूरी चीज़ें ढूंढेंगे, बिल्कुल। वो उस पर रिसर्च करके उसको कंप्लीट करके एक डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्स को फिर नई जनरेशन पढ़ेगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी यानी कि रिसर्च मटेरियल हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, यानी कि आप यानी कि आने वाली पीढ़ी को क्या दे के क्या जाओगे। यानी कि आप जीवन में आ गए एज ए आर्टिस्ट, आप अच्छे डॉक्टर हो मान लो कि, बिल्कुल, यानी कि जो भी लोग आप हो, मगर वो नई पीढ़ी को कुछ न कुछ दे के अगर गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप भीड़ का हिस्सा हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे इधर कहा गया यदि आपने अपने लिए कमाया है और खुद खाया है तो ठीक है आप इंसान हो,
और यदि आपने खुद भी खाया है और दूसरों का भी सहयोग किया, पूरे समाज को सुसज्जित किया, तो मुझे लगता है हमारा जीवन महान हो जाएगा। और वही महानता हमारे कलाकारों में है, हमारे ऋषि मुनियों में रही है, हमारे तमाम संत महात्माओं में रही है। तो उसी कला का हम अनुसरण करें और युवा साथियों तक शायद ये संदेश बहुत स्पष्ट रूप से प्रसारित हो रहा है। इसी के साथ सर एक और प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा। कला को लेकर के उत्साह हमारे अंदर होता है, लेकिन कई बार इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो रहती है परिवार को इसके लिए राज़ी करना। क्योंकि कोई बहुत अच्छा स्केच बना रहा है, लेकिन माता पिता को ऐसा लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो हम लोग माता पिता को क्या संदेश दे सकते हैं मंच के माध्यम से? मैंने ये है ना, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में मैंने बता दिया। जी। पेरेंट्स को अभी तक यही नहीं पता कि अगर जीन में सर्च किया जाए कि आपका बेटा अच्छी पेंटिंग करता है, तो इसके लिए 12th के बाद क्या करेगा? जी, सबसे बड़ा प्रश्न नहीं है। पता है जी, कि ये कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ जाएगा, दिल्ली जाएगा, बनारस जाएगा, BHU जाएगा, या फिर JJ कॉलेज ऑफ आर्ट बॉम्बे जाएगा। उनको पता ही नहीं। अभी डॉक्टरी करने के लिए अगर सर्च करो तो बता देगा जी हाँ, एक डॉक्टरी के लिए वहाँ पे होता है, इसके लिए ये टेस्ट करना ज़रूरी है, वो टेस्ट करना ज़रूरी है। यानी कि ये कुछ हमारी भी कमी है, यानी कि हम लोग इस विषय को अभिभावक तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि जिस क्षेत्र में आपका बालक काम कर रहा है ये कैसे कैसे आगे जा सकता है। अभी जैसे कि एक अच्छा आर्टिस्ट, अभी बहुत सारे एनिमेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं, छोटे कार्टून्स देखते हैं आप। बिल्कुल सर। उसमें आर्टिस्ट की बहुत वैल्यू है। बिल्कुल। अब जैसे कि सपोज ये माइक ही ले लो, ये किसने बनाया? ये सबसे पहले इसकी ड्राइंग हुई किसने की? आर्टिस्ट ने की ना। बिल्कुल किया। उसके बाद ये मैकेनिकल चीज़ें तो इंजीनियर ने इसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें डाल दी। अब ये लैंप है, ये आर्ट पीस है ऊपर लगा हुआ है, ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर सबका ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर स्किल है वो कामयाब है। बिल्कुल। यानी कि इस क्षेत्र में जब तक माँ बाप अपने बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात एक और स्पष्ट है, जिस व्यक्ति के पास स्किल है, यानी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे आप अच्छे यानी कि एक मैकेनिक हैं जी, और स्किल वाले मैकेनिक हैं, तो आपकी डिमांड यानी कि देश से लेकर विदेश में भी है। बिल्कुल होगा, ये है। अगर दूसरी बात क्या होती है कि आप सोचते हैं कि किसी महाविद्यालय से या किसी डिग्री कॉलेज से आपको कोई डिप्लोमा या डिग्री कर लो, उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। वो एक कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, मगर आपकी योग्यता को प्रमाणित करने के लिए आपकी जो स्किल है वो इम्पोर्टेंट है। वो कागज़ का टुकड़ा आपकी डिवीज़न दिखा सकता है, फर्स्ट डिवीज़न है, गोल्ड मेडलिस्ट है जी। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने क्षेत्र में यानी कि ये कहते थे कि हम इस यूनिवर्सिटी के ये टॉपर रहे हैं, मगर स्किल बेहतर ना होने की वजह से वो कहीं के नहीं रहे। जी। और हमारा तो मुझे लगता है कला का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट है। कला का क्षेत्र नहीं, आप सीधी सीधी बात, आप जिस मान लो कि जिस संस्थान में आप यहाँ बैठे हैं जी, अगर इनके पास एक अच्छा कुक है, यानी कि 64 कलाओं का वर्णन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चित्रकला तो उसके चौथे नंबर की कला है जी। यानी कि इसको तो 6 भागों वाली संपूर्ण कला कहा गया है। बिल्कुल। वो जो पंडित यशोधर ने भी अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि ये 6 गुणों वाली एक संपूर्ण कला है। उस 64 कलाओं में जैसे कि भवन निर्माण है, वो कला है, वो स्किल पे डिपेंड है। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर आपको भोजन एक सुंदर स्वादिष्ट नहीं मिलता है तो ये बंद हो जाएगा ना। बिल्कुल। अब वो उसकी स्किल है कि आपका कुक कितना समझदार है। बिल्कुल सर। यानी कि हर क्षेत्र चाहे कोई भी हो, आप गायन का लगा लो, आप मैकेनिज्म का लगा लो, यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अगर विकसित होना है सही में, तो इन जो ये कागज़ की एक पढ़ाई की हम जो बात करते हैं बार बार की है, MA कर लिया मैंने डबल MA कर लिया, अरे भैया उससे कुछ नहीं होगा। आपकी जो एक सोचने की शक्ति और काम करने की जो ऊर्जा है वो अगर 100% है तब तो यानी भारत ये बुलंदियों पे जा सकता है। जी। और युवाओं को ख़ास तौर से यानी तमाम तरह के इतने सारे चीज़ें हैं जिनको सीखना और समझना चाहिए। यानी कि हम देश के लिए कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। युवा शक्ति को देश के लिए जब वो स्किल के साथ, अभी जैसे कि स्किल इंडिया प्रोग्राम, हाँ अभी सरकार का ये योजना सरकार का है। लॉन्च हुआ था जी, हुआ ना। बिल्कुल। मगर सरकारें तो सोचती हैं कि हाँ कुछ बेहतर हो, मगर हमारे युवा जब तक ये इस यंत्र से ग्रस्त हैं
और इससे बाहर जब तक नहीं जाएंगे वो लोग, यानी कि मैं 4 घंटे इसको देख के अपना टाइम पास जिसको बोलते हैं, जी। लोग बोलते हैं टाइम पास हो गया, ये टाइम यानी कंपार्टमेंट और ख़राब, उससे ही बेकार है। जी। आपका एक सूचना तंत्र है ये तमाम चीज़ों के लिए, ये कोई टाइम पास करने की चीज़ नहीं है। आपको टाइम पास करना, आप जिस क्षेत्र में हो उसमें रिसर्च करिए, आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, जो हमने फील्ड को चुना है कोई भी फील्ड उस फील्ड चुना में है, हम आप लोग अपना उसे रिसर्च वर्क करें। कुछ भी करिए, जी। यानी कि अच्छे से अच्छा आप एक मोटर मैकेनिक हैं, आपके पास तमाम तरह की मोटर्स आती हैं, उनको कैसे बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपको रिसर्च है ना आपकी, तो ये जीवन बिल्कुल। भर चलने वाली है, जी, तभी तो देश प्रोग्रेस करता कहाँ से है। यानी कि छोटे छोटे इकाइयों से यानी कि डेवलप होता होता एक बड़े पायदान पे जाके रुकता है। यही थोड़ा ना कि हाँ देश का प्रधानमंत्री ये है तो देश तरक्की करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। वो तो एक सिंगल व्यक्ति है, बिल्कुल। उसके साथ में 140 पूरे करोड़ देश लोगों को के अंदर, हाँ, जब विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा युवा भारत में, जी, अब वही अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप स्किल इंडिया चलाइए या तमाम तरह के कैसे प्रोग्राम चलाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें धरातल पर काम करना होगा, बिल्कुल। ये हमारे लिए और बाउंडेशन माँ बाप को है ना बड़ा स्पष्ट सा समझना होगा कि मेरे बच्चे के अंदर स्किल है क्या, जी, उस स्किल को कैसे डेवलप करें। आज ट्रेंड क्या है कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, 2 शब्द बने हुए, तमाम तरह के बच्चों को एक यानी कि बोझ लाद दिया जाता है कि भैया तुम्हें डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है इसको डॉक्टर? अभी 3 इडियट्स एक मूवी है, यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, अभी तीनों लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं, अब उसमें से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बाद में उसकी पुस्तकें भी छपती हैं। बिल्कुल। और बना तो फोटोग्राफी के लिए था, लेकिन मगर उसको पेरेंट्स ने उसको इंजीनियरिंग हाँ पढ़ाना वहाँ अलग से भर्ती कर दिया। सही बात है, अब उसका जो टैलेंट था, अगर वो इंजीनियर बनता तो एक बेकार इंजीनियर बनता। बिल्कुल। और देश निर्माण में भी इस प्रकार के लोग सहायता नहीं कर पाते। करेगा ही नहीं। हाँ, अभी देश निर्माण का तो सीधी सीधी बात है, आप कई बार पढ़ते ना कि भाई फलाने इतने 100 करोड़ रुपए का पुल गिर गया, जी बिल्कुल। वो किन लोगों की वजह से गिरा? जिनका वो इंटरेस्ट, जबरदस्ती यानी जो इंजीनियर बने हाँ और उस पुल का निर्माण कर रहे थे, बिल्कुल, उनकी स्किल इतनी डेवलप ही नहीं थी कि अगर कितना इसमें मोटा सरिया लगना चाहिए, कितना इसमें कंक्रीट डलना चाहिए। जी अगर वो अच्छे लोग होते तो शायद वो चीज़ खराब ही ना होती। बिल्कुल। यानी कि कहने का हमारा सीधा सा तात्पर्य है कि जो बच्चा जिस विषय के लिए बना जाना है, चाहे, बिल्कुल, पेरेंट्स को उसको खुले मन से सपोर्ट करें, जी उसको आगे लेके जाए, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को असलियत में मजबूत बनाने में हमारा सहयोग करेगा। और सर, एक अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो कि हमारे पास एक विशिष्ट कलाकार ने भेजा है। इन्होंने पूछा है, कला मंत्रालय में जो व्यक्ति बैठते हैं आधिकारिक रूप से, उन व्यक्तियों को बैठाने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए और किन व्यक्तियों को वहाँ बैठाया जाए? देखिए, बड़ा मज़ेदार सवाल है वैसे तो, कि जैसे कि कला मंत्रालय हैं आपके, जी विधानसभा है, लोकसभा है, उनमें ऐसे योग्य व्यक्तियों को आप चुनाव लड़वाइए जो कला के क्षेत्र से हो, उसको उस विषय का पता होगा, जी उसको समझ होगी, उसकी डेवलपमेंट कैसे है। यानी कि जिस अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था पीछे, यानी कि उस पुस्तक की यानी कि पहली ही पंक्तियों में लिखा हुआ था, अगर किसी राष्ट्र की आपको सांस्कृतिक विरासत को जानना और समझना है जी तो उसके लिए उसकी कला सबसे बड़ा तत्व है। जी अब जिस यानी कि मंत्री को कला के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, वो क्या, उसका सोच ही नहीं होगी ना उस तरह की कि किस तरह से यानी कि आर्टिस्टों को प्रमोट किया जाए, भारत की संस्कृति और कल्चर को किस तरह से। अभी यानी कि आप किसी मंत्री को बुलाइए जिसके पास कला संस्कृति मंत्रालय है, आप प्रोग्राम में बिठाइए उसको, वो 15 मिनट बाद गए, तब मीटिंग है मेरी, मुझे जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं क्योंकि है। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल, वो यानी कि 1.5 घंटे का नाटक देख ही नहीं पाएगा, जी उसको 15 मिनट बाद ये हो जाता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि खेल के क्षेत्र हैं, अब ऐसे खिलाड़ी लोगों को यानी कि आप टिकट दो ना, उनको पता है कि ग्राउंड पे हमने कितनी मेहनत की है खुद। आज मैं खुद मंत्री हूँ तो जो मेरे यानी कि युवा साथी ग्राउंड में, स्टेडियम में जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कौन सी डाइट चाहिए, उनके स्टेट्स कब होने चाहिए, उनके नेशनल कब होने चाहिए, सिलेक्शन बोर्ड में कौन लोग होने चाहिए। अब उन मंत्रियों को तो बाबू लोग समझा देते हैं कि सर ये तो देखो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जी मंत्री जी कहते हैं ठीक है भैया,
जो तुम कह रहे हो कि ये बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी कहावत भी है सर कि जिसका काम उसी को साजे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी जो कला है जी वो और ज़्यादा निखार आएगा उसके अंदर। अभी मैं पिछले दिनों क्या, यानी कि कई साल पुरानी बात है, जी यानी कि एक एग्जीबिशन की ओपनिंग की कला एवं संस्कृति मंत्री ने। वो आए भी, जी, देखी भी, यानी कि 10 से 12 मिनट में वो देख के चले गए उसको, पूरा एग्जीबिशन। आप तो खुद यानी कि बहुत सारे डिस्प्ले करते हो, बिल्कुल सर। आपको ज़बरदस्ती दिखाना पड़ता है उनको, देखो सर ये पुरानी सुराही है, ये वो चीज़ है, वो कहेंगे अच्छा। उससे तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं सर Formalities मैक्सिमम रहती तो हैं। फोटोज़ के लिए। हाँ, यानी कि वो आपके कार्यक्रम में आएंगे, मगर 3 से लेकर 4-5 मिनट ज़बरदस्ती होगी तो 10 मिनट, उससे ज़्यादा वो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल। उसके ही जगह आप किसी आर्टिस्ट को इनवाइट करो एज ए गेस्ट, वो आपके यानी कि डिस्प्ले, क्योंकि आपका डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा होता है, जी तो उसको यानी कि 1.5 से 2 घंटे वो देखेगा, बिल्कुल। उसको समझने की कोशिश करेगा कि भैया ये गौतम जी जो ये चीज़ है ये कैसे है और अब कहाँ मिल सकती है। वह पूरा इतिहास तक जाने का प्रयास करेगा और वास्तविक जो स्वरूप उसको जानने की कोशिश भी क्योंकि उसकी रुचि है करेगा। ना। बिल्कुल रुचि। अगर ऐसी रुचिकर लोगों को आप यानी कि, मेरा मानना है, बिल्कुल वो तो सरकारें हैं, चलो अपने स्वार्थ के लिए वो चीज़ें करती हैं, जी उनको कोई मतलब नहीं होता है कि कला प्रगति करे ना करे, कोई बात नहीं। वो तो ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट जीत सकता है, इसको टिकट दो, ये जीत जाएगा, हमारा एक MLA और बढ़ जाएगा, बिल्कुल। हमारा एक सांसद और बढ़ जाएगा। मगर आप इस तरह के लोगों के बीच में विचार वाले लोग इंट्रोड्यूस करिए ना कि भाई ये अच्छे कलाकार हैं, अगर ये जीतते हैं तो हम इनको कला एवं संस्कृति मंत्रालय जरूर देंगे बिल्कुल और ये फिर कला के विकास के लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह की अगर परंपराएं अगर डल जाएं तो मेरे मानना है कि कुछ बेहतर हो सकता है। नहीं सर, मानना ही नहीं। वर्तमान के हाँ, अंदर देखा जाए तो भारतीय कला, जैसे हरियाणा में भी बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, चीज़ें होती हैं मगर फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं। उनका स्वरूप जो होना चाहिए वो या तो फाइलों में बहुत बढ़िया होता है, जी या जो आप कैटलॉग छापते हो उसमें बहुत सुंदर होता है, बिल्कुल। मगर जो धरातल में जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। अभी बहुत सारे जैसे कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, अगर उनका मान लो कि कहीं कार्यक्रम मिलता है तो उनका पर डे क्या उनको मिलता है। चलो अब सरकार ने एक अच्छी योजना लेके आई थी, अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि वो कुछ 60 साल के बाद लोगों को हाँ, कलाकारों के लिए पेंशन की योजना सरकार ने अभी लॉन्च लेके किया आई है। हाँ, इस तरह की अगर पहल यानी कि की जाए, जी जिससे यानी कि अभी कला क्या है कि कला भी यानी कि एक तरह से एक प्लांट की तरह से है। अब उस प्लांट में कितनी आप खाद डालते हो, कितना उसमें यानी कि टाइम पे यानी कि कुछ और पोषक तत्व डालते बिल्कुल। हो, तो वो उतना ही रिच होता है ना, बिल्कुल उतना ही सुंदर लगता है। अब उसमें हफ्ता भर यानी गमले में पानी ना दो, पौधा मुरझा जाएगा ना। खराब ही होगा, सही बात है जी, बिल्कुल। अब यानी कि मेरा तो मानना है कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और जो इसकी महक है ना, हम लोग आर्टिस्ट हैं, यानी कि अब जैसे महक वाली बात की, यानी रस तो हम ही ले सकते हैं ना, बिल्कुल, चीज़ों में से ये है। सुगंध जिसको कहते हैं। हाँ। यानी हमारे एक प्रोफेसर होते थे, वो बताते थे कि एक सामान्य व्यक्ति एक चीज़ को एक तरीके से सोचता है, मगर एक एज ए आर्टिस्ट उसी चीज़ को वो 100 बार विजन करता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी भी हो सकती है, ऐसी नहीं ऐसी भी हो सकती है। बिल्कुल यानी हम कलाकारों का जो सोचने का स्वभाव है वो बिल्कुल अलग सा होता है। हम यानी कि चलते चलते भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल, ये है बिल्कुल सर। अभी आप कहीं पे बैठे हो, मान लो कि आपके सामने कुछ लोग बैठे हैं, अगर आप अच्छे राइटर हैं, मान लो कि आपको लगता है कि यार ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपको वहीं से कंसेप्ट मिल जाता है और आप स्टोरी लिख देते हो, बिल्कुल, वो हमारा जो लेखन कार्य वो प्रारंभ हो जाएगा वहीं से। हो जाएगा ना। बिल्कुल। मगर उसके साथ साथ यानी कि तमाम लोग और भी बैठे हैं, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना। उनके लिए सामान्य है। हाँ। यानी वो चीज़ें अभी सामान्य दृष्टि से वो देखते हैं। बिल्कुल हम कलाकार यानी कि चीज़ों को देखने का हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर कला और संस्कृति को हम जीवित रख पाएंगे जी, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम यानी कि अच्छी चीज़ें दे पाएंगे और एक अच्छे जो संस्कार आज वर्तमान में चीज़ें देखी है ना, जो मिसिंग चीज़ें हैं संस्कार की, जो
यानी कि घटोतरी जो एक कम होती जा रही है, यानी कि बिल्कुल वो भी एक बड़ा कारण है। समाज एक स्वस्थ, जब समाज की कल्पना होती है तो फिर एक अच्छे नगर की कल्पना होती है, बिल्कुल फिर अच्छे नगरों की कल्पना से एक राज्य की कल्पना होती है, फिर अच्छे राज्यों की कल्पना से एक अच्छे का राष्ट्र की निर्माण कल्पना होती है। बिल्कुल होता है। यानी कि मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, अगर जी। मैं ही सोच लूँ तो मेरे जैसे लोग और भी होंगे। अब होता क्या है कि लोग सोचते हैं यार तुम्हें क्या है, अब मैं शराबबंदी पे काम ना करता तो मुझे क्या हो जाता, कोविड पे काम ना करता तो मुझे क्या होता, अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसे चला तो इस पे कॉर्डनिंग करना, यानी कि वो चीज़ें अटैक करती हैं ना कि यार कर दूँ, तो बिल- कलाकार है। ज़मीर आवाज़ देता है कि हमें यहाँ कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल अब जिनका मान लो कि ज़मीर मर ही चुका हो तो आप उनको जिंदा नहीं कर सकते। जी मैं बहुत सारे यानी कि इवेंट भी करता हूँ, तब कलाकारों से आग्रह भी करता हूँ भैया इस कार्यक्रम में आना है आपने, तो कई सारे लोग क्वेश्चन करते हैं बस अब हमें क्या मिलेगा। हाँ, सबसे पहला प्रश्न है हमें क्या मिलेगा, स्वार्थ की भाव। तो मैं फिर उनसे एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन करता हूँ कि यार भगवान ने जो तुम्हें ये कला दे रखी है इसका तुम करते क्या हो, तुम्हारा फ़र्ज क्या है। क्या तुम्हारा फ़र्ज इतना भी नहीं कि तुम साल में एक बार 2-4 दिन देश को दे दो, समाज को दे दो, बिल्कुल क्या नहीं है तुम्हारे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, यदि हम कलाकार हैं तो किसी न किसी रूप में देश सेवा कर सकते हैं, और सेवा के लिए मुझे नहीं लगता जरूरी है कि सीमाओं पर जाना, वहाँ जो गए हुए वो ठीक अरे है। मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ कि जैसे कि राष्ट्र भक्ति की जो हम बात करते हैं, मान लो जी देशभक्ति, जी अभी भारत माता की जय आपने बोल दी तो इसका ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि आप देशभक्त हो। बिल्कुल, आप अपना काम अच्छे से और ईमानदारी से कर रहे हो, तो आपको नारा लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो हम कलाकारों को अपनी कला का जितना यानी कि बेहतर उपयोग, मैं बार बार ये कहता हूँ क्योंकि मेरा तो जो प्रोफेशनली यानी कि आर्ट वर्क कुछ अगर छोड़ दूँ मैं, यानी कि धन अर्जन करने की जो एक तमन्ना है जी वो शायद कम से कम मेरे अंदर नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि भाई आप एज ए आर्टिस्ट हो और समाज को आप क्या दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे लोगों से मिलता भी रहता हूँ, उनको जोड़ता भी रहता हूँ कि कभी इस तरह के कार्यक्रम करे कि समाज में एक तो इन्वायरमेंट बने। बिल्कुल सर, और मैं फिर वही आपने भी क्वेश्चन किया था विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट सीधा सीधा अटैक माइंड पे करती हैं। तो आपके दर्शकों से भी मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को टीवी चैनल्स हों, फ़ोन्स हों या अन्य भी तमाम तरह की जो भी दृश्य कला है, विजुअल है, उनको वो चीज़ें दिखाएं जो सकारात्मक हो, जो उनके विजन को, उनकी सोच को और उनके नज़रिए को स्वस्थ बनाएं। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो शायद आप बहुत भाग्यशाली माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को इन चीज़ों ये तमाम बुरी चीज़ों से बचाकर और अच्छे इंसान बनाने में उनकी एक मदद करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपका वक्तव्य हमारे साथ कला को लेकर के मुझे लगता है सीधा युवाओं तक पहुंच गया होगा, और मैं चाहूँगा जिन युवाओं ने इन वक्तव्यों को सुना है वो ज़रूर अपनी कला में एक नया आयाम स्थापित करेंगे और बढ़ते रहेंगे। मैं चाहूँगा सर एक अंतिम संदेश आप 2 शब्दों का हमारे दर्शकों को अवश्य कहें। तमाम तरह की बातचीत में अगर देखा जाए, गौतम जी भी एक अच्छे कलाकार हैं और कलाकार होने के नाते आप बार बार मैं ये कहता हूँ कि सही क्या कर सकते हैं। गलत करने के लिए तो बहुत सारे कलाकार भी हैं, यानी कि लिखते भी ऐसा हैं कि जो लिखने से समाज के अंदर एक नेगेटिव चीज़ें चली जाती हैं। आपका जो धर्म है, यानी कि एक डॉक्टर का धर्म होता है जैसे कि मरीज को बचाना, इसी तरह से एज ए कलाकार आप समाज को क्या अच्छा दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी विधा के कलाकार हों। मेरा आपसे यही निवेदन है, तमाम तरह के जितने भी कलाकार अगर इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे कि शुद्ध रूप से शुद्ध चीज़ें समाज में परोसिए, आपका सम्मान होगा और देश तरक्की करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम निरंतर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रेरणा स्रोत, और आज हमारे साथ जुड़े रहे दीपक
दीपक कौशिक जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जी के वक्तव्य सीधे हमारे दर्शकों तक और मैं कहूँगा युवाओं तक पहुँच गए होंगे और बहुत सारे युवा इस पॉडकास्ट के बाद अपना क्षेत्र निर्धारित करेंगे और देश सेवा के लिए खुद को तैयार करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि दोबारा फिर हम लोग आएंगे आपके सामने एक प्रेरणा के साथ, एक स्रोत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।